आज हम सब ड्रामा ग्रुप नई दिल्ली की जानिब से उर्दू ड्रामा फेस्टिवल का आखिरी ड्रामा चाक पेश किया जाएगा। रिटन बाय मिस्टर SM अजहर आलम साहब, डायरेक्टेड बाय मिसेस उमा झुंझुनवाला, प्रेजेंटेशन लिटिल फेस्टिवल ग्रुप कोलकाता। गालिब इंस्टीट्यूट की ज़ैली शाख हम सब ड्रामा ग्रुप ने उर्दू ड्रामा और स्टेज को तरक्की देने के लिए कई अहम मंसूबों पर काम किया है और वो तमाम मंसूबे बहुत कामयाब भी रहे। इस सिलसिले में एक प्रोग्राम मुलाकात एक फ़नकार से ऑनलाइन प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें ड्रामा और स्टेज की दुनिया की अहम तरीन शख्सियात से हम रूबरू होते थे और उनकी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद भी होते थे। इस प्रोग्राम में ड्रामे की दुनिया की अहम शख्सियात ने हिस्सा लिया और अपने तजर्बात हमसे शेयर किए। इस सिलसिले की तमाम कड़ियाँ हमारे ट्यूब चैनल पर महफूज हैं, जिन्हें आप वहाँ भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। इस ग्रुप की चेयरपर्सन डॉक्टर रक्षंदा जली साहिबा हमेशा इस ग्रुप को सरगर्म और मज़ीद इफ़ादी बनाने के लिए फ़िक्रमंद रहती हैं। उन्हीं की तजवीज़ पर एक नई सीरीज़ का मंसूबा बना जो बहुत मुफीद और कामयाब रहा। फौजिया दास्तान गो साहिबा निहायत होनहार और अपने फ़न में कामिल दास्तान गो हैं। हमने एक नई सीरीज़ जो ड्रामाई क़िरात पर मबनी हो, इसके लिए आपसे गुजारिश की थी, जिसे उन्होंने कबूल भी किया और 5 किस्तों के लिए आपने एक ऐसे मतन का इंतखाब किया जिसमें दिलचस्पी का सामान भी था और सीखने और तरबियत हासिल करने वालों के लिए भी बहुत मवाद था। चचा छक्कर ने तस्वीर टांगी। इस सिलसिले की फौजिया साहिबा ने ऐसी कामयाब ड्रामाई रीडिंग की कि उसके तमाम फ़नी पहलू हमारी आंखों के सामने रोशन हो गए। इम्तियाज़ अली ताज ने यह तहरीर जिस मेहनत और फ़नी हुनरमंदी के साथ लिखी, फौजिया साहिबा ने उसकी अदायगी में भी उतनी ही हुनरमंदी का मुजाहरा किया। गालिब इंस्टीट्यूट की सकाफ़ती शाख हम सब ड्रामा ग्रुप ने अब तक 122 से ज़ायद उर्दू ड्रामों का कोई स्टेज किया है, जिसमें कुछ तो बहुत यादगार ड्रामे स्टेज किए गए हैं, जिनमें गालिब इंस्टीट्यूट का सबसे पहला ड्रामा मेरे बाद 18 फरवरी 1969 को गालिब सेंटनरी के मौके पर पेश किया गया था। तमाशा और तमाशाई 1974, तन्हाई का ज़हर 1975, गालिब की दिल्ली म्यूज़िकल प्ले 1976, अनारकली 1977, जिसमें जनाब पंकज कपूर और नीलिमा अजीम साहिबा ने यह ड्रामा पेश किया था। जिंदा दिल रूहे इरफान अस्करी 1979, यहूदी की लड़की नादिरा बब्बर साहिबा ने डायरेक्ट किया था। मेरा भाई मेरा दोस्त 1981 में पेश किया गया। बेटी बड़े घर की 1992। गालिब की वापसी 30 शो हुए, जिनके हिदायतकार थे जनाब BM शाह साहब और बकिया जितने भी उनके शो हुए उसको अब्बास हैदर साहब ने डायरेक्ट किया। रेंगती परछाइयाँ 2015, चौथी का जोड़ा 2023। ये गालिब इंस्टीट्यूट और हम सब ड्रामा ग्रुप की बेहतरीन पेशकश थी। हम सब ड्रामा ग्रुप गुज़िश्ता 7 बरस से ड्रामा फेस्टिवल का इनेकाद पाबंदी से कर रहा है और मुल्क के नामवर थिएटर ग्रुप को फेस्टिवल में ड्रामे स्टेज करने के लिए मदऊ किया जाता है। इस जारी फेस्टिवल के तहत 20 नवंबर को सर से ड्रामा स्टेज किया गया। 21 नवंबर को नन्ही जान के 2 हाथ पेश किया गया, जिसके हिदायतकार थे जनाब राजेश त्रिपाठी साहब। कल गांधी पार्क ड्रामा पेश किया गया, जिसको तहरीर किया था जनाब मानव कौल साहब ने और हिदायतकार थे जनाब तारिक खमीर साहब। आज आपकी खिदमत में जनाब अजहर आलम साहब का तहरीर करदा ड्रामा चाक, जिसको डायरेक्ट किया है मोहतरमा उमा झुंझुनवाला साहिबा ने, वो पेश फरमाएंगी। हजरात, बहुत जल्द आपकी खिदमत में उर्दू ड्रामा चाक पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।
रहा हूँ तुम्हारे बारे में। क्या सुन रहे हैं? ये पड़ोसन चाची क्या क्या कह रही है? क्या कह रही है? कल तुम कहाँ थी? आपको उससे मतलब? उससे मतलब? जबान लड़ाती है। अब यूं ही मुंह बनाए बैठी रहेगी या तो सुगंध भी लगाएगी? मैं ना 50 बारी कह चुकी हूँ कि मेरे मामले में कोई दखल अंदाजी ना करे। मम्मी समझा लो इसको। क्या समझा लो? तू क्या फरीदाबाद झूठ बोल रही है? मैं जो भी करूँ किसी को उससे क्या मतलब? ये तो अभी बता दो मैं तुझे। सुना? अरे! अरशद, चल बैठ चुपचाप से और तू खाना निकाल। जब देखो तब। माजिद। जी अम्मी। चल हाथ मुंह धो ले। अभी भूख नहीं है अम्मी। और दीजिए इसे मोबाइल फोन। दिन भर यूट्यूब और व्हाट्सएप पर रहती है। आपकी वजह से बिगड़ी है ये। अच्छा, और तो किसकी वजह से बिगड़ा है? तू कौन सा दूध का धुला है? लो, अब मेरी बात कहां से आ गई बीच में? रात रात भर घर से बाहर रहता है, तुझे किसने बिगाड़ा? बस यही तो होता है, जरा सा इनको कुछ बोल दो तो सारा बुखार मेरे पर ही उतारा जाता है। सारे घर में ना सामान बिखेर के रखता है। तंग आ गई हूं तेरे बिखरे काम को संभालते संभालते। अरे कौन कहता है मेरे बिखरे काम को संवारने के लिए? रहने दीजिए, जो चीज जैसे पड़ी हुई है, मुझे उसी में खूबसूरती नजर आती है। बेटा, तुझे तो खूबसूरती नजर आएगी ही, दिमाग में कचरा जो भरा हुआ है तेरे। अरे बंद करिए ना अपना ये सब। खाना खाया और बर्तन वहीं छोड़ दिए। कपड़े उतारे, पैरों से किनारे सरका दिया, दाढ़ी बनाई, रेजर ब्रश जहां तहां छोड़ दिए, पानी में साबुन छोड़ दिया करने के लिए। अरे घर में कोई नौकरानी है जो 24 घंटा तेरे काम करती रहेगी? तंग आ गई हूं तेरे से। अरे तो फिर रहने दीजिए ना, जो चीज जैसे पड़ी हुई है। कितनी दफा मैं कहूँ आपको? एक बात को बार बार सिर्फ कहते रहो कहते रहो कहते रहो, समझ में नहीं आता। देख लिया ना, आपको जिस तरफ ध्यान देना चाहिए अम्मी, उधर ध्यान दीजिए आप। ये देखिए। क्या देखूं? अरे यही कि इस घर का हमें क्या करना चाहिए अम्मी। एक दिन सब खत्म हो जाएगा, मैं कह देता हूँ। ये काम तुम्हारे अब्बू का है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे तो फिर उन्हें समझाइए ना, उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है। अपनी जिम्मेदारी समझ लो ना, तो वही बहुत है। क्या कहा आपने? हाँ, अपनी जिम्मेदारी। वाह, यही तो। हाँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे इतना कुछ चल रहा है, आपको वजीफा पढ़ना है। बीए पास करने के बाद भी ना मैं ऑटो चला रहा हूँ, वो भी भाड़े का ऑटो, सिर्फ इस घर की खातिर। इस घर की खातिर तुझे ऑटो चलाने के लिए किसी ने नहीं कहा। अच्छा, अगर मैं ये नहीं करता तो क्या करता? हाँ, किसी कंपनी में नौकरी करते, या सरकारी नौकरी के लिए इम्तिहान देते। सरकारी नौकरी
कंपनी। इसमें हंसने की क्या बात है? अबे ये बात आप नहीं समझ सकती, ये बात आप इनसे पूछिए ना। ये तो गए थे ना एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने, आ गए लौट कर, अब घर पर बैठ कर वजीफा पढ़ते हैं। या मेरे मुर्शिद, या मेरे मौला, या मेरे मुर्शिद, या मेरे मौला। मेरा मजाक मत बनाओ। अम्मी, क्या आपको नहीं पता कि हमारे दादा जान 1948 में बांग्लादेश से यहाँ कोलकाता आए थे? अरे सरकारी नौकरी तो दूर, किसी प्राइवेट कंपनी में चपरासी की नौकरी भी मिल जाए ना तो वो भी बहुत है। लेकिन हम लोग बांग्लादेशी तो नहीं है ना। पर मुसलमान तो है ना। अरे अम्मी, वो भी सरहद पार से आए हुए मुसलमान। मगर हिंदुस्तानी हैं हम लोग। सन 1948 में गांधी जी के बुलावे में हजारों की तादाद में पाकिस्तान गए लोग यहाँ लौट आए थे अपने वतन। उनमें से एक तुम्हारे दादा भी थे। जब 1948 में वापस आ गए थे तो हमारे दादा हुजूर को दोबारा बांग्लादेश जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? हिंदुस्तानी पासपोर्ट पर गए थे वो, अपनी बीवी और अपने 2 साल के बेटे यानी तुम्हारे अब्बू के साथ। हनीमून मनाने गए थे दोनों मियाँ बीबी अपने छोटे से बेटे को गोद में लेकर। अक्षर! अरे तो और क्या कहा जाएगा, सब कुछ यहाँ है, फिर भी चले गए वहां घूमने, अपनी औलाद की जिंदगी को जहन्नुम बनाकर। 2 पैसे क्या कमा कर लाता है, हम सब कमा ही मन बैठा। जो मुंह में आ रहा है मत दे रहा है। ये घर तेरे पैसों से नहीं चलता। अच्छा तो फिर घर कैसे चलता है? ये अब्बा की तनख्वाह से। अरशद, अरे स्कूल से जो तनख्वाह मिलती है ना वो वकील को ले जाकर दे देते हैं, और उन्हें चटाई पर बैठकर दुआ पढ़ने से फुर्सत नहीं। और बेटी का हाल तो आपके सामने ही है। तू रजिया के पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ गया है। उसे तेरा क्या बिगाड़ा है जो बाहर से आके तूने उसे थप्पड़ मारा? शर्म नहीं आई तुझे? शर्म तो उसे आनी चाहिए जैसे हरकतें वो कर रही है। सुना नहीं क्या कह रहे थे फरीदा के अब्बू? अरे उस आदमी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। लोगों के घरों में टांग झांक करने की आदत है उसकी। मगर उन्होंने रजिया को पार्क में देखा था ना कि ये भी झूठ है। अच्छा ठीक है, देख लिया तो क्या हो गया? कौन सी कयामत आ गई? अम्मी, वो भी एक गैर लड़के के साथ। ठीक है, मैं पूछूंगी उससे कि पार्क में क्या कर रही थी गैर लड़के के साथ, लेकिन तूने उसे थप्पड़ क्यों मारा? मैं सिर्फ उसे पूछ रहा था, मगर वो जबान चलाने लगी। उसके सर पे उसके माँ बाप का साया है। उसे पूछने के लिए उसके माँ बाप जिंदा हैं अब तक। जैसी आप लोगों की मर्जी, इसलिए मैंने घर के मामले में कुछ भी कहना छोड़ दिया है। एहसान किया। कुछ भी बुरा कहने से तो अच्छा है कुछ नहीं कहना। अच्छा, मैं जो इस घर के बारे में सोचता हूँ भले के लिए सोचता हूँ, तो बुरा करता हूँ। काश कि तुम भले के लिए सोच पाते। अच्छा कैसे? ऐसे या ऐसे या फिर ऐसे? तुम्हारे दिमाग में फितूर भरा हुआ है, इसलिए तुम उसी के मुताबिक सोचते हो और उसी के मुताबिक करते हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे दिमाग में किस तरह का फितूर भरा हुआ है? अभी थोड़ी देर पहले तूने रजिया को थप्पड़ मारा, वो तो उसके बाद तूने माजिद का मजाक उड़ाया, अब मुझसे उलझ रहा है। कल शाम को तुम अपने अब्बू के सामने ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, शर्म नहीं आती तुम्हें? अम्मी, मैं तो चाहता हूँ कि इस घर से बलाएं दूर हो। अरे इतने वर्षों से मुकदमा चल रहा है, क्या से हुआ? अब्बा जो कुछ भी कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। अरे हाँ भाईजान, हाँ, दादा ये मुकदमा अब्बा के भलाई के लिए लड़े, फिर उनके बाद हमारी अब्बा हमारी भलाई के लिए, और हम लोग भी अपने बच्चों के भलाई के लिए लड़ते रहेंगे, है ना? इस बात पर तुम जितनी आसानी से तंज कर रहे हो ना, ये बात उतनी मामूली भी नहीं है। मैं कोई तंज नहीं मार रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तुम्हें बहुत भोंडा तरीका है तुम्हारा। हाँ, मैं भोंडा हूँ, बिगड़ा हूँ, मेरे दिमाग में फितूर भरा हुआ है, यही सब ना? हाँ? किसी को भी मुसीबत भरी जिंदगी जीने का शौक नहीं बेटा। ये दुख से भरे रात और दिन क्या तुम्हारे अब्बू ने जानबूझकर अपने मुकद्दर में लिख लिया है? क्या तुमने कभी उनकी नफ्सियाती हालत को समझने की कोशिश की है? अरे बंद करिए अपना ये सब, मुझे समझ में नहीं आता कि आजकल आपको क्या साहब मेरा मजाक
आंख मत बनाओ अरशद, देखो मुझे अरशद, अच्छा नहीं होगा। वो रोजाना रात को सोते वक्त शुरू हो जाते हैं। अच्छा नहीं होगा अरशद। राती बाबा ने आपके मशवरा दिया उसकी माँ का। अरशद, बदतमीजी की हद होती है। अरे इससे कुछ नहीं होने वाला। कहाँ जा रहे हैं? ये घर कोई बहुत बड़ा बंगला नहीं है। ये एक छोटी सी बड़ी आलीशान कोठरी है और उसी के साथ ये लगा हुआ ये दरबे जैसा शानदार बड़ा सा सहन जहां हम लोग एक साथ सोते हैं। और वो भी सोते कहाँ है बल्कि फजर की अजान तक उनका वजीफा सुनते रहते हैं। बाहर जा रहा हूँ बात पर सोने। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो। रजिया के रंधन आजकल कुछ सही नहीं लग रहे। अभी बच्ची है, जब बड़ी हो जाएगी तो अपने आप समझ आ जाएगी। क्या खास समझ जाएगी? मेरे कुर्ते पजामे में अच्छे से कलप लगा दिया ना। कल अमन कमेटी का जलसा है। इस बार सोच रहा था कि जलसा कमेटी के अंदर मतलब मदरसे के अंदर ना करवा कर किसी खुली जगह में करवाता, लेकिन दूसरे मेंबरों ने कहा कि जितनी चंदा मिलने की उम्मीद थी नहीं मिल पाया। क्या करें? अब फाइल छोड़ के पहले खाना खा लीजिए ना। आप क्यों इन जलसा जुलूस के चक्कर में पड़े रहते हैं? जब अमन कमेटी वालों को ये पसंद ही नहीं है तो फिर क्यों आप दर्द सर लेते हैं? अरे भाई, मैं अकेला नहीं हूँ और लोग भी है मेरे साथ। क्या होगा इन जलसा जुलूसों से? हमारे दिन तो ऐसे ही कट रहे हैं। सब अल्लाह की मर्जी है बात। अरे क्या अल्लाह की मर्जी है? स्कूल में आपकी तनख्वाह बड़ी मामूली सी है। ये काउंसलर ना आपको बेवकूफ बना रहा है। अमन कमेटी के प्राइमरी स्कूल में आपको ना टीचर की हैसियत से नहीं रखा गया है, आपसे दरबानी करवा रहा है। समझने की कोशिश करो भाई। मैं क्या समझूं? अरे अगर उनकी बात नहीं मानी तो वे लोग खिलाफ हो जाएंगे, समझते क्यों नहीं? और ये घर भी हाथ से चला जाएगा। आप नहीं समझ रहे हैं कुछ भी। ये घर तो वैसे भी हाथ से जाने वाला है। देख लीजिएगा, आप रात दिन ना ये मुकदमे जो कागजात तैयार कर रहे मुकदमे की, आज तक कोई फैसला निकला? हाँ, इस घर पे सबसे बुरी नजर इस काउंसलर की है। देख लीजिएगा, एक दिन ये सारी प्रॉपर्टी ना मस्जिद के नाम वक्फ कर दी जाएगी। आपके देखते देखते यहाँ एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाइएगा। जरा समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं? दम घुटता है मेरा यहाँ पर। हर चीज बेतरतीब है यहाँ। समझ की कोशिश। रात दिन आप इन फाइलों में उलझे रहते हैं और ये माजिद वजीफा पढ़ता रहता है। छोटे का हाल आपने देख लिया। और ये रजिया, आपको पता है कल स्कूल से भागकर किसी पार्क में जा बैठी थी, वो भी किसी अज्ञान लड़के के साथ। पड़ोसन ने देखा तो तंज कसते हुए बोलने लगी, आजकल कोई अपनी औलाद को संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है। मेरे अल्लाह, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं मैं? नहीं बोलो, क्या बोलूं? यही कि मैं क्या करूं। इसकी जबान दराजी इतनी बढ़ गई है कि तो भी जाओ, गला घोट मत जाओ। मतलब कुछ भी।
नहीं अम्मा मुझे क्यों अजीब से नजरों से देखती हैं। मैं तो हमेशा जहाना नमाजें अदा करता हूँ, तहज्जुद की नमाजें भी पढ़ता हूँ और जुम्मा का खुतबा भी सुनता हूँ। या मेरे मौला, या मेरे मुर्शिद, या मेरे मौला, या मेरे मुर्शिद, या मेरे मौला, या मेरे मुर्शिद। सर से पैर तक खूबसूरती, यही तो तुम्हारी खूबी है रजिया बीबी। तुम्हें देखने के बाद अच्छे अच्छे लड़कों के होश फाख्ता हो जाते हैं। मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि एक दिन जब तुम एक बहुत बड़ी कामयाब मॉडल बन जाओगी, जो कि तुम्हें बनना ही होगा, तो लोग पागलों की तरह तुम्हारे कदमों में आ गिरेंगे और कहेंगे, वल्लाह कहाँ थी ये हसीनाओं की देवी। कितना खुशगवार वो पल होगा। 5 सितारा होटल, हाँ स्विमिंग पूल, लेमनेड, चिड़ियों का भुना हुआ गोश्त, चारों तरफ तुम्हारे हजारों फैंस होंगे। मीडिया वाले कैमरा लेकर तुम्हारे कार के आगे पीछे भाग रहे होंगे। ऑटोग्राफ, एक और सेल्फी, ओह हाँ, आज का ये पल तुम्हारी जिंदगी का गुजरा हुआ पल होगा। तुम्हारी पिछली जिंदगी बहुत बेमजा थी। तुम्हारी गुजरी जिंदगी तुम्हारे
वाले घर में अपने माँ बाप भाइयों के साथ रहती थी। इसे याद रखना भी कितना खौफनाक होगा। मगर तुम इस बात को भूल चुकी होगी। ये राज तुम किसी के आगे फाश नहीं करोगी। ये राज तुम्हारे कब्र के साथ तुम्हारे कब्र में दफन हो जाएगा। हाँ, सच 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 सच, हाँ सच। और अब तुम एक बहुत बड़ी कामयाब मॉडल बन चुकी हो, तो अपने चारों तरफ की दुनिया देखोगी, हंसोगी, चीखोगी, कह कह लगाओगी और सोचोगी कि आज तक तुम्हें किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि सच में तुम क्या हो। अच्छा, सर से तो तुम्हें नींद इसलिए नहीं आ रही थी कि तुम जागी आंखों से ख्वाब देख सको? हाँ, मैं ख्वाब देखती हूँ। धप्पा। धप्पा? अच्छा रुक, अब भी पकड़ी धप्पा। ये लड़की कहाँ ये? अम्मी। पकड़ी? ओह, हमें ख्वाब जरूर देखने चाहिए मेरी बच्ची। लेकिन ये ओह, हमें ख्वाब वही देखने चाहिए जो पूरे हो सके। अम्मी, मैं जानती हूँ कि ये ख्वाब कभी सच ही नहीं हो सकते, मगर मुझे ये ख्वाब देखना बहुत अच्छा लगता है। इन्हें देखने से मुझे सुकून मिलता है जो मैं किसी को बता नहीं सकती। अम्मी, अच्छा ठीक है, ये बता, कल स्कूल से भागकर पार्क में क्यों गई थी और वो भी गैर लड़के के साथ बैठी थी? अम्मी, हाँ, ये बिल्कुल सच नहीं है अम्मी। कल स्कूल में स्पोर्ट्स डे था, तो फर्स्ट हाफ में छुट्टी हो गई। मैं घर आने के बजाय पार्क चली गई। तो एक गैर लड़के के साथ क्यों बैठी थी? ओहो अम्मी, वो हमारे मोहल्ले में ही रहता है। मेरी उससे कोई बातचीत और दोस्ती नहीं है। मैं पार्क में बैठी थी, वो आके मेरे पास बैठ गया और फरीदा के अब्बू ने देख लिया। यहाँ आकर उसने चुगली कर दी। लेकिन स्कूल ड्रेस में क्यों थी? अम्मी, पार्क ही तो गई थी, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी कयामत आ गई? गलत रास्ते के दरवाजे इसी तरह से खुलते हैं और फिर वापस आने का कोई दरवाजा नहीं बचता। अम्मी, गलती हो गई, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। पक्का? हाँ, सच? हाँ, हाँ, सच। अच्छा ठीक है, एक बात और बता, ये तेरे दिमाग में मॉडलिंग क्या चल रही है आजकल? ये क्या हमारे जैसे लोगों के लिए है? अम्मी, मैं जानती हूँ कि मॉडलिंग वगैरह हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। ना ही मैं उतनी खूबसूरत हूँ और ना ही हमारे पास कोई जरिया है, मगर मैं एक बहुत बड़ी कामयाब मॉडल बनना चाहती हूँ। मेरे भी हजारों लाखों फैन होंगे और इस बात का तसव्वुर करते ही मेरे दिल के अंदर का समुंदर उछाल मारने लगता है। अम्मी, उस वक्त मुझे अब्बू का परेशान चेहरा नजर नहीं आता, ना ही आपका चिड़चिड़ापन, ना ही माजिद भाई की वजीफे की आवाजें और ना ही अरशद भाई जान का चिल्लाना। अम्मी, मुझे ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया में मैं बस एक अकेली लड़की हूँ, घरेलू झंझट से दूर, किसी की कोई भी फिक्र नहीं, और सोशल मीडिया में जो चमक धमक दिखती है मैं उसी में जीना चाहती हूँ। जानती हूँ ये ख्वाब है, कभी सच नहीं हो सकते,
मगर मुझे बहुत सुकून मिलता है अम्मी। तेरे ऐसे तर्कों से जिंदगी नहीं चलती मेरी बच्ची। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हुँ? अबे बबलू, क्या बात है? दिन भर तुझको देखा नहीं, शाम को तूने ऑटो भी नहीं निकाला। पिक्चर पिक्चर देखने गया था क्या? अरे नहीं बॉस, घर में थोड़ा झमेला हो गया था यार मेरा बड़ा भाई के साथ। साला समझा समझा के थक गया यार, उसको समझने को तैयार ही नहीं है। क्या हुआ? फिर अपने बीबी को लेके झमेला किया? अरे नहीं यार, देख वो ऐसा ना कि मेरी बहन का रिश्ता लग गया है, अब लड़का वाला जल्दी शादी करने के लिए बोल रहा है, लेकिन मेरा भाई बोल रहा है नहीं अभी नहीं, मुहर्रम के बाद। अब एक बात बता, जब रिश्ता पक्का हो गया है और लड़का वाला जल्दी शादी करने के लिए बोल भी रहा है तो उसको क्या दिक्कत हो रहा है? कर दो ना यार। ये बात तू ठीक बोला, मगर ये बात तेरे भाई को समझ में नहीं आती है क्या? अरे तू नहीं समझेगा बाबा, हम सब समझ रहे हैं। शादी में पैसा खर्चा होगा ना, बस इसी बात के लिए अपना हाथ चढ़ मारा। बस यही बात को लेकर थोड़ा तू में हो गया था। ठीक है, समझ रहा हूँ, ज्यादा टेंशन मत ले, समझा? ये ले, सिगरेट पी। अच्छा सर, बोलो। आज वो मुतवल्ली को देख रहे तेरा घर का बाहर, 2 लोग भी था उसका साथ में। अच्छा, क्या करा था वो लोग वहां पर? वो मुतवल्ली तेरा घर का चारों तरफ का जो एरिया है ना, उन लोग को इशारे से दिखा रहा था। तो जो तेरा घर का पीछे वाला गेट है ना, उधर झांकी मार के कुछ बात कर रहा था। हाँ, सब समझ में आ रहा। एक बात बता, तेरा घर को लेके वो वक्फ बोर्ड वाला फिर को नोटिस भेजा क्या? साला वक्फ बोर्ड की माँ का, ये लोग साला कुछ ना कुछ भेजता ही रहता है। अल्लाह जाने भाई, ते लोग ये सब झमेला कब खत्म होगा यार। पहले वाला मुतवल्ली साला हम लोगों के साथ बेईमानी किया, एक बार मिल जाए साले को काट के रख देंगे। और अभी का वो मुतवल्ली और काउंसलर मिलके जो कर रहे हैं ना, सब समझ में आ रहा है साला किसके इशारे पे कर रहा है। एक एक को देख लूंगा मैं। ए भाई, क्या बोल रहा है बे? देख, पागल मत बन, तू नहीं सकेगा उन लोग से, बहुत पावरफुल है लोग पार्टी में। अबे मामूली सा काउंसलर है और क्या। अरे भाई, सिर्फ काउंसलर नहीं है, बहुत बड़ा माफिया है, माफिया। इस एरिया में जितना भी बिल्डर है ना, सबका सब उसका इशारा पे काम करता है। अबे जा साले चमचे। देख अरशद, बात समझ भाई, इस एरिया में ना उसका आदमी लोगों को सलामी दिए बिना एक तो बाड़ी बनाना बहुत दूर का बात है। देखो छोटा सा पान दुकान नहीं खोल सकता कोई, समझा? हाँ, सही बोला तू। तो फिर अगले इलेक्शन में इस काउंसलर को हटाना ही होगा भाई। अरे यार देख अरशद, तो बात समझ यार। देख, तेरा अब्बा ठहरा शरीफ आदमी, इसलिए वो लोग ठीक से गुंडागर्दी नहीं कर पा रहा है, इसीलिए किसी और तरीके से काम कर रहा है, समझ रहा है ना? बे सारी गलती मेरे बाप की है। अबे जो हुआ सो हुआ, एक बिल्डर है, जगह खाली करने का पैसा दे रहा है, उन्हें ले लेना चाहिए, लेकिन नहीं लेना उनको। छोड़ भाई, हटा, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, आजा सो जा। सही बोला भाई, हम लोगों की जिंदगी में टेंशन के अलावा और कुछ नहीं है। बात तो सही बोल रहा है भाई, मगर इस खुले आसमान के नीचे, इस बिस्तर के ऊपर सोने के बाद सब टेंशन खत्म। आजा मेरे जा, सो जा।
खुला आसमान, फुटपाथ, कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं। दिन भर ऑटो चलाता, रात को साला दोस्तों के साथ हंसी मजाक, और फिर ये बिस्तर पर लेटते ही सारा टेंशन भूलकर अपनी दुनिया में गायब। अबे तेरी माँ, खुला रास्ता, फुटपाथ और ये कुत्ते, 2-3 कुत्ते आपस में भौंक रहे हैं। कभी कभी कोई शराबी लड़खड़ाता हुआ मस्ती में गाली बकता हुआ अपनी दुनिया में जाता हुआ। सामने लैंप पोस्ट है और उसमें जलती हुई वो बत्ती, उससे लगे हुए वो इलेक्ट्रिक तार, टेलीफोन के तार, केबल टीवी के तार, चारों तरफ बिल्डिंग में जाते हुए। बिल्डिंग के ऊपर छत से ऊपर आसमान, रात का आसमान, खुला आसमान, टुकड़ों में आसमान। ना चांद ना कोई तारा, बस ऐसे हल्की से हाथ चादर ऊपर की तरफ खींची हुई। दूर दूर तक कोई नहीं, न चांद न तारा, सिर्फ मैं हूं। ब्लैकबेरी के जीन्स में, पैरों में वुडलैंड का जूता पहने हुए, एक स्पोर्ट्स बाइक पे बैठा हुआ, बगैर हेलमेट का बाइक स्टार्ट करता हुआ, जिंग 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 दौड़ता हुआ, तेजी से उड़ता हुआ, हवाओं से बातें करता हुआ, ना किसी का डर ना कोई खौफ, आजाद, बिल्कुल आजाद। अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज, मम्मी के सिसकने की आवाज, अब्बा का गुमसुम सा चेहरा, रजिया के रोने की आवाज, अजान की आवाज, वजीफा पढ़ने की आवाज, घर का दरवाजा, बिस्तर, बावर्ची खाना, और फिर ये सन्नाटा, शोर मचाता हुआ सन्नाटा। इस सन्नाटे से बाहर चारों तरफ बिल्डिंगें, उसके घरों की खिड़कियां कुछ खुली हुई, कुछ बंद, किसी में रोशनी, किसी में अंधेरा। खामोशी, चारों तरफ खामोशी। या मेरे मौला, या मेरे मुर्शिद। फुटपाथ पर सोए हुए बेघर और मुफलिस लोग, कभी कभी सन्नाटे को चीरती हुई मोटरसाइकिलें और कार, मुंह चिढ़ाती हुई, मजाक बनाती हुई। ख्याल आता है
कोई बात है तो बताइए। मेहरबानी करके तुम यहाँ से चलिए। माजिद, जी अबू। ये मेरा चश्मा किधर है देखना। अच्छा अच्छा सुन इधर आ। जी अबू। ये देख तो तारीख कौन सी है? ये 19 अप्रैल 1985। और ये किसके नाम की चिट्ठी है? ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का नाम पर है जो वक्फ बोर्ड को लिखा गया था, और ये मुतवल्ली और आपके नाम में कॉपी 2 है। अरे ला ला ला, ये तो बहुत जरूरी कागज है भाई। इसे फाइल में रख देता हूँ वरना फिर भूल जाऊंगा। माजिद ये बहुत जरूरी कागज है, याद रखना। माजिद, मामला क्या है? कल से देखने तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक नजर नहीं आ रही है। जब से जैसे से लौटे हैं ना, परेशान नजर आ रहे हैं। कोई बात हुई तो मुझे बता। अरे अम्मी, कल काउंसलर के साथ इकबाल भाई भी थे और वो वकील भी था जो वक्फ बोर्ड की तरफ से केस लड़ रहा है। हाँ तो अरे जलसे खत्म होते ही इकबाल भाई अब्बा पर चिल्लाने लगे, और इकबाल भाई और वो वकील दोनों अब्बू को धमकी दे रहे थे। लेकिन वहाँ काउंसलर भी तो था ना। वो चुप था, बल्कि वो ये कह रहे थे कि उनकी बात पर गौर करें, और वो लोग ये कह रहे थे कि अगले हफ्ते जो हेयरिंग है उस पर ये केस रफा दफा हो जाएगा और ये फैसला मस्जिद के हक में चला जाएगा। क्या? हाँ मस्जिद के हक में चला जाएगा? हाँ, ये तो बोल रहे थे। ऐसे कैसे चलेगा भाई? हैं? ऐसे कैसे चला जाएगा? क्या मेरे अब्बू ने ये सारी प्रॉपर्टी मस्जिद के हवाले किया था ना? हाँ, नहीं किया था, लेकिन किसको मालूम है कि उन्होंने हवाले नहीं किया था? तेरे अब्बू को मालूम। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोगों से केस नहीं जीत सकते हैं? अरे पूरा माफिया लगा हुआ है इस प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए। हर बिल्डर अंदर ही अंदर अपना काम करे। मुसलमान होने के नाते वो लोग हमें इस प्लॉट की कीमत देने को तैयार है, और हाँ, साथ में वो खर्च भी देने को तैयार है जो इस केस के दौरान लगे। अरे पैसा नहीं लेना चाहते तो गांव किराना में जो जगह दे रहे वहां चले जाए हम लोग। क्यों नहीं समझ में आती है बात आपको? मुझे कोई भी बात समझनी नहीं है, समझ। पर तू एक बात को समझ, जी। ये जो घर है ना, और घर के बाहर की जमीन और जमीन पर बनी हुई ये सारी गैर कानूनी बिल्डिंग है, ये सब हमारी जमीन पर है, हमारी पुश्तैनी जमीन पर है। समझता क्यों नहीं तुम? फिक्र मत करो, मैं संभालूंगा, एक एक को देख लूंगा, सारा किसी को नहीं छोड़ूंगा। बस वो कागजात मिल जाए, कहाँ रख दिया मैंने? पता है ना, हम लोगों के माथे पर एक निशान लगा हुआ है, बांग्लादेश। अरे हम लोग बांग्लादेशी नहीं है, हम लोग बांग्लादेशी नहीं हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं। अरे अंग्रेजों के जमाने से हमारे पुरखे यही रहते आए भाई। हाँ, हमारा कपड़ों ये जो दिख रहा है ना, ये सारी गैर कानूनी बिल्डिंग है, ये सब हमारी हिंदुस्तानी जायदाद पर है। यहाँ हमारा कपड़ों का कारोबार हुआ करता था, ऐसा कैसे निकल देगा भाई? है? नया शरीयत कानून लागू होने के बाद फिर देख लीजिएगा क्या क्या होता है। अरे सीएए, एनआरसी, एनपीसी पे जब काम शुरू होगा ना तो समझ में आ जाएगा कि हम लोग कहाँ रहते हैं। ये आपके इस जागीर में या डिटेंशन कैंप में। पागल तो नहीं हुई? अच्छा, ये बरसों से हम जो वोट देते आए हैं उसका क्या है? हमारे पास वोटर कार्ड है, हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास आधार कार्ड है। अरे ऐसे कैसे? जब बंटवारा हुआ था तो हमारे दादा हाँ, मशरकी पाकिस्तान चले गए थे, यही कहना चाहता ना तू? जानता हूं जो आज बांग्लादेश है। अरे इसे बताओ कि गांधी जी के बुलावे पर हिजरत किए हुए कई मुसलमान खानदान वापस अपने घर आ गए थे हिंदुस्तान। उसी तरह मेरा बाप भी आ गया था। हाँ, मैं कबूलता हूं कि उनसे गलती तो हुई है। उधर वो खुलना में जो जमीन खरीदी थी उसका मुआवजा लेने के लिए वो दोबारा वापस वहीं चले गए, लेकिन कानूनी तरीके से गए थे। हिंदुस्तानी पासपोर्ट, वो पासपोर्ट है मेरे पास, अभी दिखा दो। हट। उन्हें जरूरत ही क्या थी दोबारा बांग्लादेश जाने की? अरे वो दोबारा नहीं जाते, लेकिन यहाँ हिंदू मुसलमान का फसाद चल गया था। उन्हें कारोबार में जबरदस्त घाटा हुआ, उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी और यहाँ उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। 1947 में उन्होंने जो जमीन खरीदी थी जो अब बांग्लादेश में है, 1962 तक बेटा उनके नाम पर ही रही। फिर पाकिस्तानी हुकूमत ने उस पर कब्जा कर लिया और उसका मुआवजा मुकर्रर कर दिया और कहा कि जिसकी जमीन है वो
आकर या तो मुआवजा ले जाए या फिर हिंदुस्तान की सरकार उसे अपने खाते में ले ले और जमीन के मालिक को उसी कीमत की कोई जमीन या पैसा दे दे। लेकिन पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ गई थी और यहाँ की हुकूमत ने अपने खाते में इस रकम को लेने से इनकार कर दिया, इसलिए उन्हें जमीन का निपटारा करने वहां जाना पड़ा। उनका वहां जाना मुमकिन नहीं था, यहाँ हमारी दादी और उनके छोटे से बेटे यानी हमारे अब्बू की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उन्हें जाना पड़ गया, है ना? जब से होश संभाला है किससे घर में सुनता आ रहा हूँ, अरे वहां गए तो जरूर, लेकिन जमीन के पैसे तो वसूल नहीं कर पाए ना। हाँ, नहीं कर पाए वसूल। सब किस्मत का खेल है बेटा। जब वो वहां पहुंचे तो बदकिस्मती से मशरकी पाकिस्तान के सियासी हालात खराब से खराब तर होते चले गए थे। पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया था और एक नए मुल्क का जन्म हुआ बांग्लादेश के नाम से। बांग्लादेश की सरकार ने मुआवजा देने से साफ इनकार कर दिया। चारों तरफ मार काट मची हुई थी। हमरा बंगाली के नारे से पूरा देश गूंज रहा था। उर्दू बोलने वालों को पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा था। किसी तरह तुम्हारे दादा हुजूर अपनी जान बचाकर यहाँ कोलकाता आ गए। यहाँ आए तो यहाँ इस घर पर किसी और का कब्जा था। किसी ने अफवाह उड़ा दी कि तुम्हारे दादा हुजूर मशरिकी पाकिस्तान में जाकर बस गए हैं हमेशा के लिए। इसलिए यहाँ की मुतवल्ली को यह खदशा हो गया कि कहीं सारी प्रॉपर्टी मस्जिद के नाम पर वक्फ नहीं कर दी जाए, इसलिए उसने ये सब कुछ वक्फ बोर्ड के नाम पर कर दिया, कब्जा कर लिया और थोड़ी सी जमीन खुद अपने पास रखकर उसे बेचकर यहाँ से चला गया। अम्मी, हालात और भी बदल गए हैं। यहाँ किसी को किसी की फिक्र नहीं है। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो इस घर में आने के बाद मैंने अपने ससुर यानी तुम्हारे दादा हुजूर को हमेशा कोर्ट के चक्कर काटते हुए देखा। उनके गुजर जाने के बाद तुम्हारे अब्बा को देखती आ रही हूँ इसी तरह से। जानता है, कोर्ट की सुनवाई से 2-4 दिन पहले तुम्हारे दादा हुजूर के चेहरे का रंग उड़ा रहता था, ठीक वैसे ही जैसे कि अभी तुम्हारे अब्बू के चेहरे का रंग उड़ा रहता है। मुझे सब कुछ साफ साफ दिखता है। ऐसा लगता है जैसे इस घर में किसी की बद्दुआ है, कोई जिन्नात का साया या खबीस या कोई अजाब, मैं उसे साफ साफ देख पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे सब नजर आ रहा है, जैसे रोज सूरज को डूबते और निकलते देखती हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे बर्फीली सर्द हवा जिस्म को चिढ़ती हुई हड्डियों में बेबस हो जाती। मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे सख्त गर्मी की धूप की गर्म लू की हवाएं हमारे जिस्म को झुलसा देती है। इनसे बचना भी चाहो तो नहीं बचा जा सकता। ये हर जगह दाखिल होता है, ये हमारे जिस्मों में दाखिल होता है। ये बेगाना होकर ही मानूस सब होता है। ये हर जगह अपना वजूद कायम करता जाता है। ये हर जगह हमारे साथ साथ होता है। यहाँ से साया या जाम का ताल्लुक इस घर से रूह और जिस्म की तरह है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। देख, ये क्या है? तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे हम लोग उनसे केस नहीं जीत
खामोशी से बात मान लेने में भलाई है। पैसा ले लिया फिर जो काम किराना में जो जगह दे रहे वहाँ चले काकीनाडा में कौन सी जगह दे रहा है बता मुझे, काकीनाडा में कौन सी जगह दे रहा है? वो वहाँ पे जो डोमो की बस्ती में। क्या तेरी अम्मी और बहन को ले जाए वहाँ खालपुल के पास हैं? और जमीन के नाम पे कितना दे रहे हो? 10 लाख रुपए। अरे तुझे ये जमीन 10 लाख रुपए की बिकती है? आप जो कह रहे हैं इस बात को मानता हूँ मैं। पता है मुझे, मगर क्या आपको पता है नागरिकता के नए कानून पर जब काम शुरू होगा ना तो यही काउंसलर मुतवली हम सभी को बांग्लादेशी साबित करवा देंगे इस प्रॉपर्टी को अड़कने के लिए। और नहीं जाए तू अब तेरा नागरिकता का। अरे कौन हमें बांग्लादेशी साबित करवा के समझाओ उसे। यहाँ का काउंसलर और मुतवली। अरे ये लोग कहने के लिए मुसलमान हैं लेकिन इस प्रॉपर्टी को अड़कने के लिए हम सभी को बांग्लादेशी साबित करवा तो देंगे। ये क्या है? अरे यही तो कह रहा हूँ, ये क्या है? ये देख, ये है मेरे माता पिता का हिंदुस्तानी पासपोर्ट। ये देख, देखा? और ये है मसीह की पाकिस्तान जाने के लिए यानी बांग्लादेश जाने के लिए इजाजतनामे का स्टैम्प हिंदुस्तान सरकार। माजिद देख, ये आखिरी वाला में क्या है? ये है बांग्लादेश सरकार का स्टैम्प वापस हिंदुस्तान आने के लिए। अरे हम लोग जब वहां गए थे वो मुल्क ईस्ट पाकिस्तान था। अब हमारे अब्बू को क्या पता था कि वहां का सियासी माहौल बिगड़ जाएगा। वहां जाते ही वो मुल्क 2 टुकड़ों में पड़ जाएगा और वहां बंगाली और गैर बंगाली के बीच खून बहने का खेल शुरू हो जाएगा। सब कुछ बदल गया था। एक मुसलमान फौजी दूसरे मुसलमान शहरी को बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर रहा था, हाँ? और एक जख्मी शहरी अपने ही मुसलमान भाइयों और पड़ोसियों को मार रहा था सिर्फ जुबान के नाम पर अपनी पहचान बनाने के लिए। बड़ी मुश्किल से हम लोग वहां से यहाँ आए हैं, अपनी जान बचाकर समझा, लेकिन कानूनी तरीके से आए हैं। हिंदुस्तानी पासपोर्ट ये है मेरे माता पिता का पासपोर्ट। ये देख हर पन्नों में मोहर लगी हुई है, ऐसे निकालेगा। अरे तुम भी देखो, हैं? देख तुम भी देखो, सब देखो, ये मेरे हिंदुस्तानी माता पिता का हिंदुस्तानी पासपोर्ट है। हाँ वो तो ठीक है मगर वो दलील के कागजात कहाँ है जो हमारे परदादा हुजूर ने दादा के नाम के घर का हवाला कराया? अरे वही तो ढूंढ रहा हूँ। पूरी की पूरी फाइल लाए थे, साला कहाँ रख दिया? तुमने देखा क्या है? जिंदगी इतनी तंग क्यों है? अब्बा का मुरझाया हुआ चेहरा मुझसे देखा नहीं। मेरे मौला, मेरे मुर्शिद, तू ही कोई रास्ता दिखा, तू ही कोई रास्ता। अरे बंद करिए ना अपने सब। बाबा मुझे आवाज चला नहीं आता। नहीं, अभी नहीं, पहले कागजात में जाने दो। अगर कागजात नहीं मिले तो अल्लाह जाने कल कोर्ट क्या फैसला सुना देगा। आप उन लोगों की बात क्यों नहीं मान लेते? हाँ, पैसा ही कम दे रहे, यही ना? बात सिर्फ पैसों की। अच्छा माना बात सिर्फ पैसों की नहीं है, जो जमीन वो दे रहे वो इस इलाके के लायक नहीं बने। एक बात बताओ जोरा, हमें मतलब हमारे निकाह को कितने वर्ष हो गए? मतलब 28, करीब 28 वर्ष हो गए। 28 वर्षों से तुम मेरे साथ हो जोरा, और अभी तक तुम मेरे जज्बात को समझ नहीं। आप क्या बोल रहे हैं? अरे मैं सब जानता हूँ। अरे तुम्हें तो लगता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं कुछ जानता ही नहीं। मेरे मैं सब जानता हूँ। मेरा ये मतलब नहीं था।
पता है कि वे लोग इस प्रॉपर्टी को हटाने के लिए हर तरह के हथकंडे उठा रहे हैं, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, हैं? अरे जोहरा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? जोहरा, ये जो इलाका है ना, यहाँ मेरी रोह बसती है। बचपन में ना ये इलाका हरी घास से भरा हुआ मैदान हुआ करता था। वो समय जगह जगह तरह तरह के पेड़ लगे हुए होते थे, कुछ गिने चुने इमारतें थी और पास वाली ये मस्जिद। खैर, अब तो सब कुछ बदल गया है। मैदान गलियों में बदल गए, पेड़ों की जगह इलेक्ट्रिक पोलों ने ले ली, लेकिन फिर भी ये इलाका मुझे वैसा ही महसूस होता है जैसे मेरे बचपन में होता था। यहाँ की हवाएं, यहाँ की धूप, यहाँ की बारिश, दिन के उजाले, रात की चांदनी, ये सब मेरे वजूद का हिस्सा है। मैं उन्हें अपने आप से कैसे दूर कर सकता हूँ भाई? काश मेरे जज्बात को कुछ समझ पाता। हम सबको आपकी बड़ी फिक्र रहती है, बस इतनी सी बात है। अरशद थोड़ा जज्बाती है और कुछ नहीं। अम्मा, इस घर में आने के बाद से आपने मुझे जो इज्जत बख्शी है, क्या उसे मैं भुला सकती हूँ? आपसे कोई शिकायत नहीं है मुझे। अम्मा, या मेरे मौला, या मेरे मुर्शिद, जिंदगी इतनी तंग क्यों है? हम सब तेरे ही बंदे हैं। तूने ही जमीन और आसमान बनाए। अब्बा का मुरझाया हुआ चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। बचपन में हम कितने खुश थे। अरशद भी मेरा बहुत ख्याल रखता था। जब हम लोग स्कूल से घर वापस आते थे तो खूब खेलते थे, खूब हंसी मजाक करते थे, आपस में खूब बातें भी करते थे। लेकिन अब उसकी आंखें मेरे लिए गुस्सा नजर आता। ऐसा लगता है कि उसकी आंखें मुझसे कह रही हो कि आप एक खुदगर्ज आदमी हैं जो सिर्फ अपनी दुनिया में रहना चाहता है। मैं खुदगर्ज आदमी हूँ जो सिर्फ अपनी दुनिया में रहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है अरशद, ऐसा नहीं है अरशद, ऐसा नहीं है अरशद। मैं तो तुम्हारे लिए, अम्मा के लिए, रसिया के लिए, इस घर के लिए हमेशा दुआएं मांगता हूँ। ऐ अल्लाह, हमारे दिन फेर दे। मैंने नौकरी करने की भी बहुत कोशिश की, कई जगह किस्मत आजमाया, लेकिन मैं कामयाब ना हो सका। मैं चांदनी बाजार में एक कपड़े की दुकान में भी नौकरी की। वाह, मुझे एक गलती की वजह से बांग्लादेशी बंगाल कह के इतना जलील किया कि मैं बर्दाश्त ना कर सका। शायद उस दिन मैं खुदकुशी कर देता। उस
दिन के बाद से मुझे नौकरी के नाम पे खौफ तारी हो जाता है। या मेरे मौला, या मेरे मुर्शिद, माजिद, बस मुझे मजार के पास बैठे रहने और वजीफा पढ़ने में ही दिल को सुकून मिलता है। माजिद, अब्बा! क्या हुआ बेटा? किसी ने कुछ कहा? बता मुझे, हैं? किसी ने कुछ कहा? रोता क्यों है? चल, चल, रोता है बड़ा होकर, चल, कुछ नहीं होगा, चल, चल। आज पूरे 10 दिन हो गए, तुम्हारे अब्बू की कुछ खबर नहीं मिल रही। सभी रिश्तेदारों के यहाँ भी खबर भिजवाई, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। अल्लाह जाने किस हाल में होंगे। गए होंगे बांग्लादेश अपने अब्बू की तरह जमीन का पैसा वसूलने। जबान को लगाम दे लड़की, जो मुंह में हथापत्ती है। माजिद भी सुबह से कहाँ गया है, कुछ नहीं पता। गए होंगे कहीं दुआएं पढ़ने, वो भी तो हमारे अब्बा जैसे ही हैं। कोई भी मुसीबत आ जाती है तो हल ढूंढने के बजाय चटाई बिछाकर दुआएं पढ़ने लग जाते हैं। जबान, ओ चची जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन? ऐसा है कि मुतवल्ली साहब हमको यहाँ भेजे हैं इस जगह का मुआयना करने के लिए। अगर आप लोगों को पर्दा करना है तो कर लीजिए। अच्छा तो आ जाए क्या हम लोग? आ जाओ, आ जाओ। हाँ भैया, आ जाओ, आ आ जाओ। जाओ, अभी घर में कोई आ जाओ, है नहीं। आ जाओ। हाँ वाह, क्या बात है। हाँ भाई, बड़ा अच्छा घर है ना? भाईजान, हाँ। मानना तो पड़ेगा। हाँ, अच्छा निकालो निकालो। हाँ, जल्दी से नफाई एक काम करो, यहाँ से लेकर वहां तक पहले नाप लेते हैं। हाँ, हाँ। ठीक है? चलिए चलिए आइए। ये हाँ, और बढ़ो और बढ़ो। हाँ। तो उठाओ ऊपर। हाँ ठीक है। हाँ, थोड़ा टानो, थोड़ा टानो। बस बस हाँ हाँ बस हाँ, बस। ठीक है ठीक है हाँ। ठीक है, बस 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 बस। आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, चलिए। इधर इधर। हाँ। हाँ, आप ऐसे कौन करता है यहाँ पे? तो टानो टानो इसको टानो। अरे पीता को टानो ना। आइए, हाँ आइए। हाँ, और टानो। और हाँ, तो फिर चलिए चलिए चलिए, ठीक है। पकड़ो। हाँ, हम्म। अब थोड़ा ऊपर उठाओ, थोड़ा ऊपर उठाओ। उतरो, नीचे उतरो। अरे! नहीं, निकलो यहाँ से, निकलो, अरे! निकलो। भाईजान, ये तो बहुत डेंजर लड़की है। मैं नफाई नहीं करूंगा, आप ही कर लीजिए। अरे तू कहाँ भागे? बोल ना। बोल ना। ऐसा है ना? चुप हो जाइए। ये सारा खेल उस मुतवल्ली का ही रचा हुआ है। अरे इधर। भाईजान, अरे सब ऐसे गुजार से चल। अरे मैंने कहा था बहुत डेंजर लड़की है ये। ऐसे बड़ों से ऐसे बात करते हैं? चुप। हाँ, इतनी छोटी सी थी तुम, तब से देखते चला आ रहा हूँ। हाँ, अपनी मक्कारी बंद करो। और से बात करती है। चुप कर। बड़ों से ऐसे बात किया जाता है? हाँ, छोटे छोटे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। अरे तू अपना काम करना। हाँ भाईजान, अपना काम कर। करता हूँ। चुप। हाँ। अभी तक नहीं उतरे। अम्मी, इसे कहो मेरी कुर्सी से नीचे उतरे। जूता पहन के खड़ा है, मैं खून पी जाऊंगी। अरे! उतर नीचे। अरे ये ओए, उतर। चचिए समझाई सबको समझा रहा हूँ ना। उधर नीचे। लो बैठ। कौन है? कौन हो भाई? हाँ, मुतवल्ली साहब का आदमी है। दोनों घर की नफाई करने आए हैं। और मेरी कुर्सी पर खड़ा था, वो भी जूता पहन के। मैं इसका खून पी रजिया, जाऊं। अंदर जाओ।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे घर में घुस है? गई? हाँ भैया मम्मी, आप इन दोनों को अंदर कैसे आने दिया? हम लोग तुम्हारे घर में नहीं घुसे हैं। मतलब तुम्हें तो पता ही है कि कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और इस सारा प्लॉट मस्जिद के हवाले कर दिया है। और वक्फ बोर्ड ने ये पूरा का पूरा प्लॉट हम लोगों को 99 साल की लीज पर दी है और अब हम लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनाने वाले हैं, समझे? अगर आप लोग चाहो तो एक फ्लैट बुक करवा सकते हो, लेकिन दाम बहुत लगेंगे। मैं पूछती हूँ कि किस बुनियाद पर ये प्लॉट लिस्ट पर दी गई है? क्या आपको पता नहीं है कि गफूर मियाँ हाई कोर्ट में केस हार चुके हैं? इस हियरिंग में हारे हैं ना, हमारे पास एक मौका और अपील करने का। अब तुम निकलो यहाँ से, तुम दोनों को तो रजिए मैं- आप। देखिए बहन, बहुत हो गया। हमारी आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। हम बस ये कहना चाहते हैं कि इस जगह पर अब मालिकाना हक हमारा है। अब बेहतर होगा कि जल्द से जल्द आप लोग ये जगह खाली कर दीजिए। देखिए, आप लोगों को हमने पहले ही ऑफर किया था कि केस वापस ले लीजिए और उसके बदले हो सके तो कोई दूसरी जगह जमीन ले लीजिए या मुनासिब पैसे, लेकिन आप लोगों ने बात तो मानी नहीं। और लीजिए, बात न मानने का नतीजा आपके सामने है। कोर्ट का अंतिम फैसला भी बाकी है। देखो तो, हम केस लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। रजिए आप, तुम अंदर जाओ, मैं इसको देखता हूँ। हाँ, साले। सब- देखो, तुम देख लो, जिस दिन से कोर्ट का फैसला आया गफूर मियाँ कहाँ गायब हो गए। अब अल्लाह जाने कभी वापस आएंगे भी या नहीं। साले हरामी, कैसे बात करता है? अबे बेईमान हरामी, भाग यहाँ से। गाली मत दे, गाली मत दे, बहुत खराब हो जाएगा कह देता हूँ। चाची जान समझा दिया सबको। आप दोनों से गुजारिश है कि अभी यहाँ से चली जाइए, मैं देखती हूँ इसे। मेहरबानी करके खुदा ठीक के है, वास्ते। जा रहा हूँ, मगर समझा दीजिए इसे। अर्शद, क्या हो गया है तुझे? हमारे सर पे क्या मुसीबत पहले से कम है जो तू एक और मुसीबत लेने जा रहा है? मैं मेरे सिर पर भी खून सवार है। मैं इस साले मुतवल्लिक और उसके चेहरे को छोड़ूंगा नहीं। मैं इस साले तीनों को जान से मार डालूंगा। मैं अर्शद, मैं तीनों को जान से मार डालूंगा। अर्शद! मेरे अल्लाह! अम्मी, माजिद, माजिद, सुबह से कहाँ था तू? पाकिस्तान थाना गया था अम्मी। वहाँ से खबर आई कि तालाब से एक लावारिस लाश मिली है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे बताया गया कि जो लाश मिली है उसके हाथ पीछे से बंधे हुए हैं, आंखों में पट्टी लगी हुई है। ये सुनते ही मैं बहुत घबरा गया, ये जिस्म थर थर कांप रहा था। शायद मैं लाश को देखे बगैर घर लौट आता। कांस्टेबल ने जोर से मुझे आवाज़ दी तो बगैर किसी इरादे के उसके पीछे पीछे मैं चला गया अम्मी। जब लाश को देखा तो अल्लाह का शुक्र, वो अब्बा नहीं थे अम्मी, वो अब्बा नहीं थे। अम्मी जानती हैं, जब कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला सुना रहा था तो अब्बा बिल्कुल खामोश हो गए, जैसे वो पैदाशी गूंगे और बहरे हो, इन्हें अपना भी होश ना था। वो फाइल उठाए बगैर ही वो बाहर जाने लगे। फिर मैंने सारी फाइलें उठाई और जो भी वकील से बात करनी थी वो मैंने की अम्मी, वो मैंने की। पता है, उस दिन जब तुम्हारे अब्बू घर लौट कर आए थे तो बहुत खामोश थे। मैंने भी देखा, मैंने पूरी जिंदगी उन्हें इतना उदास कभी नहीं देखा था। उस दिन वो आए और अपने कमरे में चले गए। उन्हें देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे खामोशी में ही उन्हें सुकून मिल रहा है। मैं उनके बगल में जाकर लेट गई तो उन्होंने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उनका पूरा जिस्म थर थर कांप रहा था। मैं उनकी पेशानी सहलाने लगी तो वो गहरी नींद में सो गए। मैंने उन्हें खाना खाने के लिए भी नहीं उठाया क्योंकि मुझे लग रहा था कि उनके लिए नींद बेहद जरूरी है। अम्मी, मैंने आपसे उस दिन
की एक बात नहीं बताई। कौन सी बात? जब अब्बा फजर की नमाज के लिए उठे तो मैं भी चला गया उनके साथ नमाज पढ़ने के लिए। जब हम लोग नमाज से फारिग हुए तो मैंने देखा अब्बा बिल्कुल इत्मीनान नजर आ रहे हैं, चेहरे पे किसी तरह की सिलवट नहीं थी। मस्जिद से बाहर निकलते हुए उन्होंने मुझसे कहा। क्या कहा? माजिद, माजिद, हाँ अब्बू। आज हम लोग पहले चहलकदमी करेंगे। जी। चहलकदमी करेंगे, फिर घर चलेंगे, ठीक है? फिर घर चलेंगे। वो तरह तरह की बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे दादा, बचपन में मैं अपने दादा हुजूर के साथ रोजाना मस्जिद में फजर की नमाज अदा करने जाता था। हाँ, फिर वहां से चहलकदमी करते हुए फिर मंडप पार्क जाता था और वहां जाके थोड़ा कसरत करता था। हाँ, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे जाता था। फिर हम लोग बातें करते करते ट्राम रास्ते तक आ गए, उस होटल के पास जहाँ से हम लोग हमेशा निहारी पूरी घर लेकर आते थे। माजिद, जी अब्बू। लगा? हाँ बड़ा दिल कर रहा नहीं? हाँ। आप कितने प्लेट लेंगे अब्बू? मैं 2 प्लेट। और मैं 1 प्लेट, अब्बू के लिए 2 प्लेट और मेरे लिए 1 प्लेट, और हाँ उसमें नींबू और मिर्च मार कर और प्याज के साथ में भाई साहब। चल चल चल, मिनटों बाद चलते हैं। आजा। फिर हम लोग मिंटू पार्क से बातें करते करते मिंटू पार्क पहुंच गए और अब्बू एक बेंच पर बैठ गए और कहने लगे। जानता है माजिद, जी अब्बू। मेरे अब्बू यानी तेरे दादा हुजूर जी। मुझे अक्सर इस तालाब के पास लाया करते थे। अच्छे। हाँ, और हम लोग खूब खेला करते थे। अरे कभी कभी तो मैं पेड़ पर चढ़कर छुप जाता था। अच्छे। फिर उसे कहता, अब्बू मुझे पकड़ियो मैं कहूँ। अरे अब्बू कहते, अरे बेटा चोट लग जाएगी, नीचे उतर। अरे बेटा नीचे उतर, उतर। और मैं फटाक से उतर जाता। अब्बू कहते, अरे संभाल के बेटा। फिर अब्बू को मैं खूब दौड़ाता था। बड़ा मजा आता था। हाँ? और फिर हम लुका छुपी खेलते थे। क्या मजा आता था। चल हम लोग खेलेंगे। अब्बू ना मैं बच्चा हूँ और ना ये जवान है कि ये खेल सिर्फ बच्चे ही खेल सकते हैं। अच्छा, और सुन, बुड्ढा हुआ तेरा बाप। चल खेलते। अरे मैं लेके आया। चल। पहली बार अब्बू को इतना खुश देख रहा था। उस वक्त उनकी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ थी। फिर मैंने लुका छुपी खेलने लगा। अब्बू। हाँ माजिद, हाँ चो रुक। ये ले, इससे मेरे हाथ को पीछे से कस के बांध दे। ये हाँ, पीछे से बांध दे, कस के बांधना बेटा। अब्बू, लुका छुपी में हाथ कौन बांधता है? कभी कभी खेल का असली मजा उसी में आता है जब उसे थोड़ा मुश्किल बना दिया जाए, समझा? मतलब अरे चोर के हाथ बंधे होंगे तो उसे पकड़ने के लिए अपने साथी को बुलाते हैं। साथी को पकड़ने के लिए क्या करना होगा? कंधे का सहारा लेना होगा, है ना? कस के बांधो बेटा। और फिर मैंने कस के बांधा। अब्बू के हाथ बांध दिए। अब्बू, अब्बू, इधर, अब्बू, इधर, अब्बू, यहाँ, अब्बू, इधर, अच्छा उधर है। अब्बू इधर, अब्बू, इधर। और फिर हम लोग तालाब के किनारे चहलकदमी करने वाले तमाम लोग हमें बड़ी हैरत से देख रहे थे और हंस रहे थे, लेकिन उनकी परवाह किए बगैर मैं भी खेल का मजा लेने लगा। अब्बू, अरे अब्बू, इधर। अरे अब्बू, संभाल के बेटा, संभाल के, चोट लग जाएगी। मैं जिंदगी से थक गया बेटा, जिंदगी से मैं थक गया हूँ। बैठे। लाइए मैं आपका हाथ खोल देता हूँ। लाइए पट्टी नहीं, इस पट्टी को लगा रहने दे, मुझे अंधेरे में बहुत अच्छा लग रहा है। अब्बू,
तो इस काली पट्टी में आपको सब कुछ काला और अंधेरा नजर आता होगा। इसमें अब क्या देखेंगे? काले रंग में इंद्रधनुष होना चाहिए, और मैं वही तो मैं यहां तक आ गया। माजिद, एक काम कर, तू घर जा बेटा, मैं गाता हूँ ना। वो इस तरह से जाहिर कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर हम लोग मिंटू पार्क से बेग बगान आ गए। फिर उन्होंने कहा, माजिद तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। और उसके बाद वो अब तक लौट कर नहीं आए। माजिद भाईजान, भाईजान, देखिए ये वही फाइल है ना जिसे अब्बू ढूंढ रहे थे। अम्मी देखो, देखिए मुझे मिली, मुझे मिली। कपड़ों के वहां संदूक में। देखिए, ये वही फाइल है ना जो आप तलाश कर रहे थे। अम्मी, अम्मी, अर्शद, क्या हो गया? ये क्या है? हाँ? क्या हुआ ये? अम्मी, मुझे कुछ नहीं हुआ अम्मी, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो जो हुआ उसे किसी मैंने मुतवल्ली को मार डाला अम्मी। मुतवल्ली को मार डाला अम्मी। मुतवल्ली को मार डाला अम्मी। अम्मी मैंने मुतवल्ली को मार डाला अम्मी। अम्मी मैंने मुतवल्ली को मार डाला अम्मी। मुतवल्ली साहब को हॉस्पिटल ले गए। मैंने कुछ ऐसे कागजों सी जिंदगी अपना वजूद ढूंढती है कागजों में। कागजों में तामीर होते सपने टूटते हैं बार बार। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं।
चाक पर चाहे बेदर्दी बर्तन पनाह मांगते हैं कागजों में। मिट्टी को शक्ल देता कोई कुम्हार, किस्मत या हालात रूह बसती है यहीं कहीं। बेनाम बदरंग सी जिंदगी खोजती है इंद्रधनुष काले रंगों में। लगातार 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 दो चार बातें साझा करना चाहती हूँ। वैसे दिल्ली में आज थोड़ी सी तकलीफ हो गई कि हम जो सोच कर आए थे वैसे दर्शक नहीं मिले, लेकिन कोई बात नहीं। हर हाल में हम कहते हैं कि शो मस्ट गो ऑन, तो शो मस्ट गो ऑन में मैं आपको दो चार घटनाएं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। आते वक्त में ट्रेन में हमारा बैग चोरी हो गया और उस बैग में हमारे कॉस्ट्यूम थे, तो वो चोरी हो गया। तो किसी तरह से हमने यहाँ पर नीलोय दा ने हमारी बड़ी मदद की और कुछ चीज़ों का हमने इंतज़ाम किया, सीट वगैरह का इंतज़ाम करने में उन्होंने मदद की, तो नीलोय दा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और अंत में आपने जो कविता सुनी है आपने, वो कविता हमारे प्रिय और गुरुवर श्री प्रताप सहगल सर की लिखी हुई कविता है। सर यहाँ मौजूद हैं। इस नाटक में आपकी कविता ने जान डाली, पूरी नाटक का सार आपकी कविता है। और अब मैं सर आपसे गुजारिश है, प्लीज मंच पर आ जाइए। मैं अपने पात्रों से परिचय, कलाकारों से परिचय करवा दूं। दानिश खान, एनी दास बंसल, सागर सिंह, मोहम्मद आसिफ अंसारी, मोहम्मद आफ्ताब आलम, और मैं उमर झुंझुनवाला। इस सेट में जो जिन्होंने मदद की, आ जाओ। शंकर एक दो, ये दोनों शंकर, महादेव हमारे साथ है। आइए महादेव, दोनों महादेव। और ये जो लाइट डिज़ाइन, चूँकि दूसरे शहरों में जाते हैं तो लाइट की इक्विपमेंट की दिक्कतें आती हैं, हमें सारी चीज़ें वो नहीं मिल पाती, लेकिन फिर भी इस नाटक का लाइट डिज़ाइन किया है जॉयदीप रॉय। जॉयदीप। और म्यूजिक, इस नाटक में आप जो संगीत आपने सुना वो हमारे बंगाल के प्रसिद्ध म्यूजिशियन हैं श्री मुरारी राय चौधरी साहब। उन्हें संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड भी मिला संगीत के लिए। और संगीत का संचालन ऑपरेट किया है सव्यसाची पाल। ऐसे जा रही अच्छा, सामने इधर चले। और मैं
यहाँ दिल्ली में सेठ की मदद करने में सुदीप विश्वास दा का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस सेट को हमने यहीं आकर बनाया है और उन्होंने मदद की हमारी, तो सुदीप दा का भी धन्यवाद। और सबसे आखिर जो होता है वो प्रथम होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि आखिर से ही शुरुआत है। तो मैं इद्रिस साहब और गालिब इंस्टीट्यूट की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं टॉपिक ने बड़ी मदद की, फिरोज ने नहीं पूरा इंस्टीट्यूट हमारे साथ बना रहा। और सबसे बड़ी शुक्रिया तो ये काजिम भाई का भी है कि वो हमारे साथ डटे रहे। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। एक दो बातें मैं करूँ। जी 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 सर। दोस्तों, ये नाटक जब मंचित नहीं हुआ था, अभी लिखा गया था, शायद इसका पहला या दूसरा ड्राफ्ट अजहर आलम साहब मेरे घर आए थे और मैंने उनकी ज़बानी सुना था। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि एक ऐसी प्रॉब्लम को उन्होंने उठाया इस नाटक में जिस पर किसी ने लिखा नहीं है, तवज्जो नहीं की, किसी ने कुछ लिखा नहीं, इसमें कोई नाटक है नहीं। हिंदी में उपन्यास एक दो ऐसे हैं जो बांग्लादेश की प्रॉब्लम को लेकर हैं, लेकिन वो मुस्लिम जो पहले इधर थे, फिर उधर चले गए, फिर उधर से इधर आए, वो जो जड़ें उनकी यहाँ थी, खोजने वहाँ चले गए, वहाँ वो जमे नहीं, फिर जड़ें खोजने आए, यहाँ लोग मानने को तैयार नहीं। तो देखिए उनकी हालत क्या है। उनकी दिमागी अगर संतुलन बना हुआ है तो वो खुदा है, और कुछ अलग ही चीज़ है कि ऐसे हालात में कैसे आदमी ज़िंदा रहेगा। ये उस समस्या को, एक इंसानी समस्या को ये उठाकर जो नाटक लिखा उन्होंने, बहुत ही गंभीर नाटक है। इसमें तो कई तरह के आप देखिए डायमेंशंस। जब मैंने सुना था तो इसका अंत ये नहीं था, इसका अंत कुछ और। अंत में जब वो चले जाते हैं जो अब्बा हैं, तो उसके बाद वो आता है और जो अशरफ है उसने कत्ल किया है, लेकिन बस नाटक वहाँ ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ नाटक में थोड़ा सा इन्होंने बदलाव किया है, और ये कविता भी नहीं थी तब, ना मुझे अजहर साहब ने कहा था, ये तो उमा ने मुझे कहा कि भाई इसका मैं आखिर कुछ इस तरह का सोच रही हूँ, तो आप इसमें एक कविता लिखिए जो इस नाटक का जो जुज़ है, जो थीम है, वो उसमें शामिल हो जाए। तो एक चुनौती थी, खैर वो मैंने जितना भी कर सकता था किया, और उसके साथ ये नाटक ख़त्म होता है। तो समस्या वो बनी हुई, और ये नाटक आपके सामने वो प्रॉब्लम रखता है। और आप सोचिए, और जो लोग भी हैं वो सोचिए, क्योंकि यहाँ मुश्किल है कि यहाँ लोग बहुत कम हैं, और इसके लिए तो बहुत लोग जुटने चाहिए थे, क्योंकि ये एक बड़ी जीवंत समस्या है और इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। केवल ये नाटक तक महदूद नहीं रहनी चाहिए बात, क्योंकि इस पर खूब बहस होनी, खूब चर्चा होनी चाहिए। वो नहीं, वो मिसिंग है अभी इंडियन सोसाइटी में। ये चर्चा जो है मिसिंग है। ये एक बड़ी, मुझे लगता है ये खौफनाक स्थिति है हमारे जो मौजूदा हालात हैं, कि आप खुलकर बहस नहीं कर सकते। तो ये खुलकर बहस करने की गुंजाइश ये नाटक देता है। अगर वो मुमकिन हो सके तो मुझे लगता है कि उससे बड़े रास्ते खुलेंगे, और ये मुझे लगता है ये पेशकश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और शोज़ हों, बहुत ही बेहतरीन एक प्रोडक्शन हुई है हमारे सामने। जितना अच्छा नाटक लिखा गया है उतनी अच्छी प्रोडक्शन है, और जितने भी यहाँ मौजूद हैं कलाकार बहुत एक से एक नायाब। मैं तो समझता था ऐसे ही पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन जो नाटक के अंदर जो रेशे हैं, जो इमोशनल रेशे हैं, जो इमोशनल उसकी कनोटेशंस हैं, उनको किस तरह से निखार कर लाए हैं ये, तो वो और गलत चीज़ है। और आप लोग जितने भी आए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने देखे। इसकी चर्चा कीजिए, इस प्रॉब्लम की चर्चा कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आप सब का और उमा झुंझुनवाला जी का और लिटिल थस्पियन ग्रुप का मैं
गालिब इंस्टीट्यूट की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और लास्ट में प्रोफेसर कासिम साहब से गुजारिश है, जो कि हम सब ड्रामा ग्रुप के एक अहम रुकन हैं, कि मोहतरमा उमा झुंझुनवाला साहिबा की खिदमत में मोमेंटो पेश करें। उमा जी, इसी के साथ हमारा इस बार का ड्रामा फेस्टिवल इख्तिताम पजीर होता है। मैं आप सबका और थिएटर ग्रुप जिन्होंने 4 दिन तक इस ड्रामा फेस्टिवल में शिरकत की, और वो तमाम अदाकार जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, लाइट वाले जो थे और साउंड, तमाम लोग जो इस ड्रामा फेस्टिवल से किसी भी तरीके से जुड़े हुए थे, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथ ही गालिब इंस्टीट्यूट के स्टाफ, मनोज साहब, जनाब सलमान साहब, जनाब अफरोज़ अली साहब, अब्दुल तौफीक साहब, मुश्ताक अहमद साहब और तमाम बालकिशन जी, अश्वनी साहब और तमाम सुशील जी, तमाम सबका मैं अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, माँ बैठिए, आप खड़ी मत होइए।